गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा विषय रिजर्व बैंक गवर्नर ने यूएस में जल्दी जल्दी दो बैंकों के फेल हो जाने के ऊपर भारतीय बैंकों को किन किन पॉइंट्स पर सतर्क रहने की सलाह दी है, उनके विषय में क्या कहा है, इस पर आधारित है और ये सभी बिंदु बड़े इम्पोर्टेंट हैं। पहली बात, आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर एज ए होल स्टेबल है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारा जो इन्फ्लेशन का डर बना रहता है हमेशा, तो इन्फ्लेशन जो वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है दैट इज़ ओवर। हमारे इन्फ्लेशन में वर्स्ट सिचुएशन इज़ ओवर। ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। फिर भी उन्होंने इंडियन बैंक्स को सतर्क रहने की सलाह दी है निम्नलिखित बातों पर। पॉइंट नंबर 1, आवर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट मस्ट बी वेरी प्रूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट मस्ट बी प्रूडेंट। और दूसरी बात, हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है, अगर हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया तो बैंक को जल्दी से कोई परेशानी नहीं आती है। सो द रिस्क मैनेजमेंट मस्ट बी रोबस्ट। और तीसरी बात, सस्टेनेबल ग्रोथ इन लायबिलिटीज एंड एसेट्स। लायबिलिटीज हमारे डिपॉजिट्स मेनली, एसेट्स लोन एंड एडवांसेस। ये ना हो कि हमारे डिपॉजिट्स अचानक से बहुत बढ़ जाएं, एडवांसेस ना बढ़ें, एडवांसेस अचानक से बहुत बढ़ जाएं, डिपॉजिट्स ना बढ़ें, तो इस ग्रोथ को सस्टेनेबल नहीं कहा जा सकता। एडुकेट ग्रोथ इन डिपॉजिट्स एंड सिमिलरली एडुकेट ग्रोथ इन एडवांसेस इज डिज़ायरेबल। फिर उन्होंने कहा कि चूंकि इस समय हमारे पॉलिसी रेट्स में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है और इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर अपोजिट इफेक्ट होता है। इधर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिप्रिशिएट करता है और सभी बैंकों को जो उनका वैल्यू में डिप्रिसिएशन हुआ है उसके लिए प्रोविज़न करना पड़ता है। जबकि इसका अपोजिट हो जाए, यानी अगर रेट गिर रहे हों और हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अप्रिशिएट कर जाए तो उसकी कोई आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हैं, दैट द बैंक्स हैव टू इग्नोर। लेकिन चूंकि अब ट्रेंड इंक्रीजिंग है तो हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरना स्वाभाविक है, वो गिरेगी और उसके लिए हमें जो प्रोविज़न करने हैं बिफोर 31 मार्च वो करने पड़ेंगे, क्योंकि सभी सिक्योरिटीज़ मार्क टू मार्केट की जाती हैं, लीविंग असाइड दी HTM कैटेगरी, जो मेरे कल के वीडियो में भी आपने देखा होगा, हेल्ड टू मैच्योर्ड कैटेगरी, हेल्ड टू मैच्योरिटी, यानी उसे हमें मैच्योरिटी तक होल्ड करना है किसी सिक्योरिटी को, तो उसको हम उसके मार्क टू मार्केट नहीं करते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग दो कैटेगरीज़ हैं जिसमें अवेलेबल फॉर सेल आता है और हमारा दूसरा आता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग HFT, इन दोनों को हमें प्रोविज़न करना पड़ता है फॉर डिप्रिसिएशन। इन केस ऑफ AFS अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी को क्वार्टरली और मोर फ्रीक्वेंटली प्रोविज़न करना पड़ता है, मार्क टू मार्केट करना पड़ता है। सिमिलरली HFT हेल्ड फॉर ट्रेडिंग कैटेगरी को हमें करना पड़ता है मंथली और मोर फ्रीक्वेंटली मार्क टू मार्केट करना पड़ता है। तो इसके लिए जब हम एडुकेट प्रोविज़न कर लेते हैं तो बैंक की रोबस्टनेस बनी रहती है, उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। अब इन्होंने जो अगली बात कही वो भी इम्पॉर्टेंट है कि इंडियन बैंक्स को पीरियडिकली स्ट्रेस टेस्टिंग करते रहना चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रेस टेस्टिंग है क्या। स्ट्रेस टेस्टिंग होता है
कि अगर हमारे पॉलिसी रेट इंक्रीज़ कर जाएं बाई 1%, बाई 2%, बाई 2.5%, तो बैंक के ओवरऑल जो हमारा एसेट साइड है, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स एंड एडवांसेस दोनों शामिल हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वैल्यू डेप्रिशिएट करेगी, एडवांसेस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, लोगों की ईएमआई बढ़ेगी और उससे उनका डिफॉल्ट रिस्क या क्रेडिट रिस्क बढ़ सकता है। कैन द बैंक विल बी इन ए पोजिशन टू absorb that shock or not? If not, what arrangement the bank is going to make to face such type of challenges? कि उन चैलेंजेस को फेस करना है तो उसके लिए क्या वो अपना अरेंजमेंट करने जा रहे हैं। उसकी जो पीरियोडिक स्ट्रेस टेस्टिंग है वो बैंक को पहले ही बिफोर हैंड सतर्क कर देगी और समय रहते बैंक उसका एक प्रॉपर एडुकेट अरेंजमेंट कर लेंगे। अगर हमको फंड्स की ज़रूरत है फंड्स का अरेंजमेंट कर लेंगे, प्रोविजंस करने की ज़रूरत है प्रोविजंस कर लेंगे, और कोई स्टेप्स लेने की आवश्यकता होगी तो वो स्टेप भी टाइमली ले लिया जाएगा। तो बैंक बड़ी आसानी से ये चैलेंज फेस कर सकता है। और पांचवी और अंतिम बात उन्होंने कही है कि हमको जो कैपिटल का बफर एक बिल्ड करना होता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं बेसल 3 नॉर्म्स की तरफ, जिसमें हम कैपिटल कंजर्वेशन बफर क्रिएट करते हैं 2.5% ऑफ आवर टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। तो ये प्रेस्क्राइब्ड बाय आरबीआई है और मिनिमम है, बैंक इससे अधिक कर सकते हैं इफ दे आर इन ए पोजीशन टू मेंटेन मोर देन दैट। दैट विल बी एन एडिशनल स्ट्रेंथ टू द बैंक। और एक और हम बफर क्रिएट करते हैं कैपिटल के लिए, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। काउंटर साइकिल कैपिटल बफर में भी हम 2.5% डिज़ायरेबल है, बैंक इससे अधिक कर सकते हैं। तो अगर हम ये कैपिटल बफर अपना प्रेस्क्राइब से ज़्यादा कर लेते हैं तो हमारी जो शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है इन एनी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, इन केस ऑफ एनी अनफोर्सीन इवेंट हैपनिंग, वो बढ़ जाती है। हम उस चैलेंज को आसानी से फेस कर सकते हैं। तो ये 5 बातें आरबीआई गवर्नर ने इंडियन बैंक्स के लिए बताई हैं। अब अगर थोड़ा सा ये डिस्कस करें कि हमारा सिलिकॉन वैली बैंक फेल क्यों हुआ, तो सबसे बड़ा कारण था कि उसका एसेट लायबिलिटी मिसमैच। कोविड पीरियड में उस बैंक में डिपॉजिट्स बहुत तेज़ी से बढ़े और वो उस पीरियड में उन फंड्स को क्रेडिट में, लोन्स एंड एडवांसेस में टाइम रहते डिप्लॉय नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, उसको गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। और उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम थे, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0.5 रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उन्होंने 1.70% की यील्ड पर उन्हें इन्वेस्ट कर दिया। HTM कैटेगरी में रखा। HTM कैटेगरी में बीच में प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट US फेडरल रिज़र्व ने बढ़ा के 4.75% तक ले गया तो उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत डिप्रिशिएट कर गई। और उस डिप्रिसिएशन में एक ही दिन में जब उन्होंने अपने बॉन्ड्स बेचे, स्ट्रेस टेस्टिंग हुई नहीं, डिपॉजिटर्स का डिपॉजिट विड्रॉ होने लगे, उस डिमांड को मीट करने के लिए उन्होंने अपने बॉन्ड बेच दिए और उस पर एक ही दिन में $1.8 बिलियन का लॉस हुआ। तो प्रैक्टिकली बैंक पर लाइन लग गई, बैंक पर एक रन हो गया और अल्टीमेट रिज़ल्ट ये हुआ कि वो बैंक कोलैप्स कर गया और उसके ठीक 2-3 दिन बाद सिग्नेचर बैंक भी कोलैप्स कर गया। इसलिए अब आरबीआई गवर्नर साहब को ये स्टेटमेंट इशू करने की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने हमारे सभी बैंकों के ग्राहकों को, NBFC जो सेक्टर है हमारा उसमें, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी डील करते हैं
उनको आश्वस्त करते हुए कहा है कि देखो भाई, अगर हम इकोनॉमी की भी बात करें तो इंडियन इकोनॉमी वर्सेस ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज इन मच मच बेटर पोजीशन व्हेन कंपेयर टू द ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि हमारे यहाँ रिसेशन का कोई डर नहीं है। हम अभी एडुकेटली हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसे बहुत से स्पॉट्स हैं जहाँ पर रिसेशन का डर बना हुआ है। ग्रोथ तो है ही नहीं इकोनॉमी में, रिसेशन का डर बना हुआ है। इंडियन इकोनॉमी इस मामले में कंपैरेटिवली फार बेटर पोजीशन में है। और अगर हम क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ सिलिकॉन वैली बैंक का बिल्कुल उल्टा है। आज के सर्कमस्टांसेस में, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में हमारा डिपॉजिट ग्रोथ इज़ अराउंड 10%, क्रेडिट ग्रोथ इज़ मोर देन 17%। तो इसमें हमारा काफ़ी गैप है, और ये जो गैप है ये हम आरबीआई से लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के माध्यम से बोरो करके अपना गैप को मैनेज कर रहे हैं। वो सिचुएशन नहीं है कि हमारा कोई बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमने इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में किया हो। तो हमारे बैंकिंग सिस्टम रोबस्ट है, अभी भी स्टेबल है। तो फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल है, वर्स्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इज़ ओवर, हमारा रूपी स्टेबल है इन कंपैरिजन विद दी पीयर ग्रुप करेंसीज, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम है। और जब हम नज़र डालते हैं किस पर, ग्लोबल सीन पर ये सिचुएशन उतनी अच्छी नज़र नहीं आती है। चाहे वो इकोनॉमिक बात हो, चाहे बैंकिंग की बात हो, तो आरबीआई गवर्नर साहब ने आज भी सभी बैंक से डील करने वाले को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से डील करने वालों को कहा है, भैया फुल फेथ रखो हमारे अंदर, बैंकिंग सिस्टम में कॉन्फिडेंस रखो, ट्रस्ट रखो, यहाँ पर कोई विशेष इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। और ये बात इस और मजबूती से समझ में आती है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर कोई रीसेंट पास्ट में, और इवन थोड़ा लंबा भी हम पीछे चले जाएं, तो किसी बैंक को कोलैप्स नहीं होने दिया है। किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ उसका मर्जर कर दिया है, और इन दैट केस डिपॉजिटर्स को सफ़र नहीं करने दिया गया है। अतः हम बैंकिंग सिस्टम में अपना फेथ और कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बनाए रख सकते हैं। आई कंक्लूड माई वीडियो एट दिस पॉइंट, and I will request you that please do subscribe to my YouTube channel, like and share my videos, and push the bell icon button so that you get my notifications in time. Thank you very much. I am signing off.